हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएसटी के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम आज वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ तकनीकों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो तकनीक है उसका हमने चर्चा किया है इसके पहले वीडियो में। आज हम देख रहे हैं इसका सेकेंड पॉइंट, जो है कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। वैज्ञानिक प्रबंध में यह कहा गया है कि जो भी कार्य किया जाता है किसी भी संस्था में, उसे सबसे पहले उसका नियोजन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक संस्थान में एक नियोजन विभाग का भी होना अनिवार्य है। जितने भी मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगले दिन उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस ढंग से उसे पूरा करना है, कौन सी ऐसे नियम अपनाने होंगे या उसकी कौन सी कार्य क्षमता उस काम को करने में योग्य होगी। तो उसी क्रम में सबसे पहला कार्य होता है क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना। मतलब कौन सा काम कब किया जाना चाहिए, उसका क्रम एक निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। उस काम को पूरा करने के लिए किन साधनों की, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन से उसके लिए मशीन की आवश्यकता है, कैसा कच्चा माल का उपलब्धता कितनी है। तो इस सारे चीज़ों को उपलब्ध कराना ये उसका एक ज़रूरी काम होना चाहिए। तीसरा हो गया समय तालिका तैयार करना। मतलब वो काम को वो जो श्रमिक है वो काम को कितने देर में वो पूरा कर रहा है या उसे कितना समय लगना चाहिए काम को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए एक समय तालिका निर्धारित होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। और उस मजदूर द्वारा या श्रमिक द्वारा वो जो काम उनको दिया गया था वो कैसे, मतलब किस स्तर से कर रहे हैं, मतलब कितने उसमें वो क्षमता अपना लगा के कर रहे हैं या उन्होंने कितना काम अपना पूरा कर लिया है, तो उस हिसाब से उसकी एक प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो ये सारे काम हम तभी कर सकते हैं जब हम कार्य का एक वैज्ञानिक ढंग से नियोजन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट है श्रमिकों का सही ढंग से चुनाव तथा उनकी शिक्षा। जितने भी श्रमिक एक संस्थान में काम कर रहे होते हैं, वो सारे जो श्रमिक हैं वो उसे सही काम दिया जाए और वो उस काम को करने में उनकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब उस काम के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। और सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि उक्त कार्य करने के लिए वह शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उपयुक्त हो। तो टेलर ने इस पे मतलब ज़्यादा बल दिया है यहाँ पे कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कार्य जो है वो असाधारण जो श्रमिक होते हैं उसी से करवाना ये ज़रूरी नहीं है। उनका कहना था कि साधारण लोगों में भी जो जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो उसे वैसा ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। और इससे यह स्पष्ट होता है कि टेलर का यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि कर्मचारियों का चुनाव का मतलब कि बहुत ही विशेष योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव किया जाए। उनके हिसाब से एक बहुत सामान्य व्यक्तियों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया जाए जो उस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों। तो ये उनका ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है प्रत्येक श्रमिक को उचित वेतन दिया जाना चाहिए। तो टेलर का यह भी कहना था कि प्रथम श्रेणी के जितने भी कर्मचारी होते हैं उसे अधिक से अधिक मतलब वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो उससे विकसित हो और वो सही ढंग से उस काम को पूरा कर सके। उसके बाद हम उसी क्रम में चौथा पॉइंट देखते हैं कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण। यहाँ पे कर्मचारियों का चुनाव कर लेने के पश्चात उनको सबसे प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण देने के बाद कार्य उनको सौंपने की काम आती है। तो कार्य सौंपते समय उनकी योग्यता तथा कार्य क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कार्य का वैज्ञानिक मतलब ये देखना चाहिए कि कौन सा श्रमिक किस काम को करने में वो उचित है
और वो कौन ऐसा श्रमिक जो उस कार्य को करने में योग्यता रखता है और वो अपनी पूरी क्षमता से उस काम को पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाना। तो इस सिद्धांत पर बल दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो उसे वैसा ही कार्य दिया जाना चाहिए। फिर 5वां है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। इसमें हम देखते हैं कि कार्य जो श्रमिक काम कर रहे हैं उस काम को वो बेहतर ढंग से कर पाएँ, उसके लिए उनको एक मजदूरी पद्धति अपनाई जाती है जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति कहते हैं, जिससे कि उस श्रमिक को कार्य करने के प्रति प्रेरणा या फिर उत्साह जागृत हो। तो ये उत्साह उसे तभी मिल सकता है जब उसको वेतन में कुछ वेतन वृद्धि किया जाए या फिर उसको जो भी वेतन दिया जा रहा है उसे कुछ एक्स्ट्रा और पैसे दिया जाए, जिससे कि वो उससे खुश होकर वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सके और उस जो भी वो काम कर रहा है उसको काम करने में उसको और बढ़ावा दिया जाए, उसको काम अच्छे ढंग से करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। तो ये प्रेरित करने के लिए उनका कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाई जाए। तो यहाँ पे अगर उसे ज़्यादा वेतन दिया जाए या फिर उसके क्षमता के हिसाब से अगर उसका वेतन का आकलन किया जाए तो उस श्रमिक में अपने काम को करने के प्रति और ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर 6वां पॉइंट है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का आधारभूत सिद्धांत यह है कि श्रम तथा पूंजी में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। संघर्ष के स्थान पर एकता कायम होती है और बिना मानसिक क्रांति के कोई भी योजना या चाहे वह वैज्ञानिक प्रबंध का ही हो या कोई और वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध में पूंजी तथा श्रम में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसके द्वारा इन दोनों के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है तथा दोनों यह समझे कि उनका एक दूसरे के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पूंजी तथा श्रम मतलब जितनी पूंजी लगी हुई है जो मालिक का और श्रम जो मजदूर द्वारा किया जाता है वो दोनों के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे सही श्रमिक नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी जो पूंजी लगाई हुई है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मानसिक क्रांति का होना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है उपयुक्त औजारों की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे जितने जो वैज्ञानिक प्रबंध की जो हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में ये बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि उसे जो भी औजार या जो भी मशीनें जिस वस्तु को उत्पादन करने के लिए ज़रूरत है वो वस्तु को उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए और उसे खराब वस्तु मतलब यदि अगर कारखाने में प्रयोग आने वाली मशीनें व औजारें ये पुरानी किस्म की हैं या घिसी पिटी हैं तो श्रमिकों की कार्य क्षमता कम हो जाएगी और उत्पादन कम होगा और तथा जिससे घटिया किस्म का उत्पादन होगा। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कारखाने में उपयुक्त जो भी औजारें हैं वो नवीनतम औजारें हों, मशीनें जो प्रयोग हो रहे हैं वो भी नवीनतम नई तकनीकों द्वारा मशीनों द्वारा उस वस्तु का उत्पादन हो और इसी से श्रमिकों का भी जो को औजार दिया जाता है जो काम करने के लिए वो भी नई तकनीक का हो और नया हो, जिससे कि उनको भी काम करने में अच्छा लगे और उनकी कार्य क्षमता उससे वृद्धि हो और जो भी वस्तु का वो उत्पादन कर रहे हैं वो सही किस्म और अच्छी किस्म का हो। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीक हैं जिसको अपनाई जानी चाहिए जिससे कि हम उस संस्था को की जो लाभार्जन क्षमता को भी हम विकसित कर सकें, बढ़ा सकें और उत्पादन को भी हम किस तरह से बढ़ा सकें। तो ऐसे कुछ तकनीकें हैं वैज्ञानिक प्रबंध की जिसको आज हमने जिसे देखा। थैंक यू।